अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पीडीएम की बात करने जा रहे हैं। पीडीएम का एक बार फिर जलसा स्वात में। सबसे पहले तो कुछ थोड़ा सा माजी की बात की जाए। पिछले साल हमने देखा कि गुजरांवाला में पहले जलसा हुआ पीडीएम का, फिर उसके बाद जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, पीएमएलएन भी थी और तमाम इत्तेहादी जमातें इकट्ठी थीं और मौलाना फजल रहमान साहब लीड कर रहे थे। फिर कोयटा में भी जलसा हुआ, कराची में जलसा हुआ, मुल्तान में जलसा हुआ, लाहौर में जलसा हुआ। और उस वक्त भी यही सवाल था कि पीडीएम क्या कामयाब हो पाएगी, और अगर कामयाब होगी तो कामयाबी तक पहुंचते पहुंचते इसमें कौन रहेगा और कौन निकल जाएगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ, इन सब में हमने देखा कि इख्तलाफ आया और इख्तलाफ सेनेट के इलेक्शंस के बाद आया। और फिर जब वो इख्तलाफ सामने आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलहदा कर दिया गया। पीएमएलएन अभी भी हिस्सा है पीडीएम का, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। और माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जब दोबारा से एक्टिव होने जा रही है पीडीएम, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। हुकूमत ने तो पिछले साल भी ये कहा था और बहुत से एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि पीडीएम का ये जो गठजोड़ है ये ज़्यादा अरसा चलने वाला नहीं है, बिकॉज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट हैं और हुकूमत को जो गिराने वाली बात है उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। और उसकी मिसाल हमें तब मिली कि जब ये कहा गया कि असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं, पीपल्स पार्टी ने उसको अपोज किया। आज के प्रोग्राम में जी मौजूद मेहमानों से इसी टॉपिक को लेकर हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नासिब चुताई साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर ज़िया साहब ने। आमिर ज़िया साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मोहसिन बेग साहब ने। मोहसिन बेग साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नासिब चुताई साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पीडीएम का स्वात में जलसा, शहबाज शरीफ साहब की एंट्री, माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या आपको लगता है कि पीडीएम कामयाब होगी या ये बस एक अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए ये जलसे मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर किए जाएंगे और इससे ज़्यादा और कुछ हासिल वसूल नहीं होगा? थैंक यू। मेरा ख्याल ये है कि कामयाबी या ऐसी बातें, फतह और शिकस्त, ये सब खिलाम मुअल्लक़ हैं, वेग हैं। ये कहते हैं ना, तजरीदी हैं। ये सादक़ीन के तजरीदी आर्ट की तरह, पिकासो के आर्ट की तरह, ये तजरीदें, इनके कोई भी माने आप निकाल सकते हैं। मैं क्योंकि तालिब इल्म रहा हूँ, आमिर ज़िया साहब भी और बेग साहब भी, मोहसिन बेग साहब भी मुझसे सीनियर लोग हैं ये, और आमिर ज़िया तो बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं। कि ये तहरीकें जो होती हैं ये छोटी छोटी होती हैं, छोटे छोटे स्टेप होते हैं। कभी छोटा जलसा होता है, कभी कौंसिल मीटिंग होती है, कभी माशाल्लाह होता है। तो आप भुट्टो का नाम लिख नहीं सकते, ले नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इशारों किनारों में बात नहीं कर सकते, लेकिन बात होती है, इबलाग होता है, इबलाग चलता रहता है, आखिर में तहरीकें बड़ी बन जाती हैं। तो ये कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक पीडीएम की तश्कील का है, उसकी हैयत का है, उसकी तो यकीन तो हमें पीपल्स पार्टी उसमें नहीं है और एएनपी उसके अंदर नहीं है। उसकी क़ुव्वत कम हुई है, उसकी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा थी और उसने हुकूमत को पकड़ लिया था, गर्दन से पकड़ लिया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ, कुछ मामलात हुए, मौलाना फजल रहमान ने मुंसलिक कर दिया इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से, और वहाँ पूरा मसला हुआ क्योंकि अंदर की मीटिंग्स में जरदारी साहब कह चुके थे कि अगर आपको इस्तीफ़े चाहिए तो वापस आ जाए, हम आपको पेश कर देंगे। और उस पर शायद बुरा मान गए नवाज शरीफ साहब। तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी के जाने से और एएनपी के जाने से कोई नकाहत, कोई कमज़ोरी ये हुई हो। वो जलसे कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि जलसे स्वात में क्यों कर रहे हैं और इनका अगला जलसा कराची में क्यों है। ये क्या पैगाम है? क्योंकि कराची की जो जेयूआई है वो तो कह रही है कि हमारा जलसा सिंध हुकूमत के खिलाफ भी है और वफाक के खिलाफ भी है। तो ये एक मतलब क्या है, कोई नई चीज़ सामने आने वाली है। और अगर वो ये करना चाहते हैं तो यकीनी तौर से वो और कमज़ोर होंगे। उनको अपने आराम से चलना चाहिए, लेकिन और साथ ही साथ ये भी कि उनको इस्लामाबाद जाना चाहिए, उनको लाहौर में जलसा करना चाहिए, उनको पॉलिटिकल होना चाहिए, उनको पॉलिटिकल और पीछे नहीं हटना चाहिए अगर वो चाहते हैं तो। ठीक, आमिर ज़िया साहब, आपकी क्या राय है पीडीएम के दोबारा से मुतहरिक होने पर, जल्द से दोबारा से उसका आगाज़, जिसका भी नासिब चुताई साहब ने भी कहा कि जो मकाम चुना गया है स्वात का, फिर उसके बाद कराची के जहाँ पर वो जलसा करने जा रहे हैं और फिर उसमें पीपल्स पार्टी को भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो पहले कुव्वत ज़्यादा थी जैसा कि आमिर बेग चुताई साहब ने कहा, और अब जो है वो कुव्वत, नासिब बेग चुताई साहब ने कहा, और अब जो है वो उनकी कुव्वत कम है।
अच्छा, जरा बात करते हैं पहले की। जब पीडीएम मुत्तहिद थी और सफ़ों में बकौल शख्स से कोई इंतशार नहीं था, कोई तकसीम नहीं थी, पीपल्स पार्टी भी हिस्सा थी, नून लीग भी थी, और सब जो थे वो उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे इनकलाब के दहाने पे खड़े हैं, कोई नजरियाती बन रहा था, कोई जमहूरी बात कर रहा था। लेकिन उस वक्त भी जो बहुत सारे हमारे तजियाकार थे, वो जो इसमें इनहेरेंट कंट्रडिक्शन, यानी कि जो दाखिली तजादात थे इन जमातों के दरमियान, उनकी तरफ इशारा किया करते थे और ये कहा करते थे कि जी पीपल्स पार्टी के अहदाफ कुछ हैं, नून लीग के कुछ हैं और मौलाना साहब के कुछ और हैं, बाकी जमातें तो खैर शामिल बाजा हैं, वो तो ठीक है कि उनमें से कई ऐसी हैं कि जो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन हमेशा करती आई हैं, लेकिन जो बड़ी जमातें थी उनके दाखिली तजादात बहुत थे। तो वो जो तजियाकार थे, उसमें मैं भी शामिल हूँ, खुद नासिर भाई चुगताई साहब भी, तो वो चीजें जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना 16 आने दुरुस्त साबित हुई कि जो दाखिली तजाद थे उसकी वजह से जो इत्तेहाद है बहुत ज्यादा पनपा नहीं, फला फूला नहीं और आगे तक नहीं गया। उसकी अलामती हैसियत कुछ भी रही हो अखबारात के अंदर कि जी उन्होंने बहुत ज्यादा हुकूमत को दबाव में लेकर आए, लेकिन हकीकतन दबाव नहीं था क्योंकि उनमें दाखिली तजादात थे। अब जबकि माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, माइनस एएनपी है, तो आप समझेंगे पीडीएम के गुब्बारे से मजीद हवा निकल गई है। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला है आज की पीडीएम में, उसमें जिस तरह माजी की पीडीएम में मसला था कि इनको अपने आदाब का नहीं पता, ये करना क्या चाहते हैं, इनका रास्ता क्या है, क्या ये हुकूमत को गिराना चाहते हैं, क्या ये इस्तीफा देना चाहते हैं। अब तो खैर इस्तीफे देने में कोई कबाहत नहीं, क्योंकि सारी वही जमातें हैं कि जो इस्तीफा देने पे रजामंद है, तो दे दें अगर इस्तीफा उनको देना है। तो ये भी नहीं हो रहा। तो असल में ये लोग क्या कह रहे हैं, खुद नून लीग के अंदर जो है हमें पता है कि जी मुख्तलिफ सोच है, मतलब है, और हर जमहूरी पार्टी में, बड़ी पार्टी में मुख्तलिफुल ख्याल लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो सोच या हिकमत अमली की जो तकसीम है वो बहुत वाजे है। तो उसमें भी हमें नहीं पता। अच्छा, उसमें एक और जो बड़ा मसला है कि जो सबसे बड़ा इंजन है नून लीग का, जिसके हम कहते हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी दुख्तर जो है, बेटी जो है उनकी, मरियम साहिबा, वो खुद जो है वो कभी चलता है और कभी खुद ब खुद रुक जाता है, कभी वो ललकारता है और कभी एकदम चुपकी बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप होके बैठ जाते हैं, ना जी। ट्वीट करते हैं ना बयान देते हैं। तो ये जो ऑफ एंड ऑन है उनका, उसकी वजह से भी नून लीग के अंदर भी, उनके कारकुनों में भी, क्योंकि जब तहरीकें चलती हैं तो उसमें लीडरशिप का बड़ा बुनियादी किरदार होता है कि आपको अपनी क़यादत पे भरोसा होना चाहिए कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो किसी किस्म का कोई ऐसा बात नहीं करेंगे कि बैक हैंड डील कर लेंगे कि एक तरफ वो ललकार रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो अंदरूनी खाना उनकी कुछ और ख्वाहिशात हैं। तो ये चीज भी बड़ा वाजे करती है कि जो कि नून लीग के स्टांस को भी कमजोर करती है और उसके नतीजे में पीडीएम के स्टांस को भी कमजोर करती है, क्योंकि पीडीएम में दो ही ज्यादा मुतारिक कुव्वतें हैं, एक जमीयत उलमा इस्लाम और एक जो है नून लीग। आमिर जिया साहब की आपने मौसम बेग साहब राय सुनी है, आपको लगता है कि अब ये जो हिकमत अमली की तकसीम है इससे फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को होगा और ये जो तकसीम पीडीएम में है ये हुकूमत को मजीद स्ट्रेंथन करेगी? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली ऐसे अलाइंसेस जब बनते हैं तो उनको प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग होंगे, लंबा अरसा इत्तेहाद बरकरार रखना अपोजिशन और इतनी जमातों का बहुत मुश्किल होता है, और गवर्नमेंट को एक एज होता है कि वो लंबे अरसे में इनको बखेर के रख दे या इनकी वो स्ट्रेंथ को कम कर दे, और वो ऐसा ही हुआ। एक तो गवर्नमेंट है, एक हमारे यहाँ बिहाइंड द सीन भी जो फोर्सेस हैं वो भी गवर्नमेंट के बिना पे ये काम कर सकती हैं, और उन्होंने किया, बहुत बार किया। और मैं पहले दिन से जब ये पीडीएम बनी थी तो मैंने मुझे याद है कि मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा इसमें वीक लिंक जो है इस पूरे इत्तेहाद में वो पीपल्स पार्टी है। तो वो साबित हुआ वक्त के हिसाब से कि पीपल्स पार्टी नेचुरली ये आपको पता है सियासत हमारे यहाँ मफादात की गेम है, इसमें कोई वो इनकलाबी सोच नहीं है और ना ही हम कोई ऐसा इनकलाब लाने जा रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है, जब पीडीएम बनी और जिस किस्म का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बिल्ड किया गया वो बहुत अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें अपने अपने गेम्स लोगों ने ढूंढनी शुरू की। मौलाना साहब का इशू ये है, पहले दिन से वो ये गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, वो पहले दिन से ही जल्दी में है, और वो उस जल्दी के चक्कर में ही मेरे ख्याल में अब ये सिचुएशन आ गई है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट के लिए कोई थ्रेट रह गए हैं। अब सबको पता है कि हमने अगले साल इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी और इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट को हाँ थ्रेट करना या गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट हो कि जी वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे, मैं नहीं समझता ऐसी कोई चीज़ है। अलबत्ता मैं इसको पॉजिटिव समझता हूं कि अगर वो जलसे करें, अपनी स्ट्रेंथ शो करें या अपने कारकुनों को
एक हौसला दें और आगे, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो उस हिसाब से तो मैं इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कोई इशू नहीं है ये पीडीएम के जलसे या जुलूस। सो आपको लगता है कि आगे इलेक्शंस तक गवर्नमेंट के लिए स्मूथ सेलिंग है? बिल्कुल नहीं है जी। गवर्नमेंट के लिए देखें, गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है तो उसमें आपने इश्यूज देख लिए हैं और वो इशू आने वाले 2 सालों में बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे गवर्नमेंट के। और अवाम को मैं नहीं समझता कोई रिलीफ एज सच मिल सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि अवाम को रिलीफ देना गवर्नमेंट के बस में नहीं है। और फिर दूसरी चीज ये है कि जो हमारे रीजनल और इंटरनेशनल साइड से जो हालात है, अफगानिस्तान का इशू है, नेबरिंग कंट्रीज के साथ इशू है, वो सारे जो क्राइसिस हैं वो गवर्नमेंट को फेस करने हैं। और 5 साल के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो जब इलेक्शन ईयर में जाएगी और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनके लोग जाएंगे तो नेचुरली पीपल विल गिव देम टफ टाइम। उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली, पेट्रोल, गैस, ये जो सारे इशू हैं ये कॉस्ट करते हैं गवर्नमेंट को। यहाँ तो मैंने देखा है जी, माजी में गवर्नमेंट्स ने इतना काम किया, लेकिन जब गैस, बिजली और पेट्रोल की बारी आई तो लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। अब तो खैर सूरत हाल ही बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ख़राब भी है। देखा जाए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उन बेचारों का तो जीना दोबर हुआ है। तो गवर्नमेंट के लिए इतना ईजी नहीं होगा कि वो इलेक्शन में जाके बताए कि जी हमने 5 साल में क्या किया आपके लिए। तो नेचुरली वो लिस्ट बहुत शॉर्ट है जो इन्होंने पब्लिक के लिए किया, तो टफ टाइम में इनको मिलेगा। और अपोजिशन अगर अभी से गेयर अप होती है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या मौलाना हो, वो अभी से अगर अपनी तैयारी शुरू करते हैं इलेक्शन की, उस लिहाज से इनके जलसे जुलूस मैं समझता हूँ बेहतर है। और एक जमहूरी मुल्क में या जमहूरियत में ये चीज़ तो पॉजिटिव होती है। ठीक, मोहसिन बेग साहब, वी गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो इंतखाबी इस्लाहात की बात करेंगे, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपोजिशन को दावत दी है। अपोजिशन ने फैसला करना है, चंद ही दिन बाद मुलाकात होनी है अपोजिशन लीडर्स की, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब तो यहाँ पर नहीं, अमेरिका रवाना हो चुके हैं, तो उनकी अदम शिरकत। लेकिन क्या इंतखाबी इस्लाहात पे हुकूमत और अपोजिशन कोई फैसला कर पाएगी, इकट्ठी मिल बैठेगी? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। वक्फे पे जाते हुए मैंने कहा था कि लौट कर आएंगे तो हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करेंगे कि किस हद तक मुमकिन है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमेरिका रवाना होने वाले हैं, कुछ दिन बाद वो अमेरिका में होंगे, और जब ये यहाँ पर सब मिल बैठेंगे बात करने के लिए इंतखाबी इस्लाहात पे, तो उनकी अदम शिरकत, और ज़रदारी साहब वैसे ही उनकी तबीयत नासाज है, तो आगे एज़ फार एज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर कंसर्न क्या होने वाला है, इस पर हम सबसे पहले नासिर बेग चौथाई साहब आपकी राय लेना चाहेंगे कि आपको लगता है कि कोई बात तय हो पाएगी, या गवर्नमेंट अपनी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात करती रहेगी, अपोजिशन उसको मुस्तरद करती रहेगी, और इसी में बस आगे वक्त चलता चला जाएगा और अगले इलेक्शंस भी आ जाएंगे, कुछ बात बनेगी नहीं, और उसी पुराने निज़ाम और उसी पुराने तरीक़ेकार के तहत इलेक्शंस होंगे? पहले आपने जिक्र किया बिलावल साहब का जी, कि अमेरिका जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। वो मुराद अली शाह भी जा रहे हैं, और मुराद अली शाह जाते रहते हैं, उसकी खास वजह है, खानदानी वजह है उनकी। दूसरा ये कि आज मैं सुन रहा था एक साहब को जो गैर मुंतखब में बहुत बोलते हैं और मीडिया भी उनको बहुत दिखाता है, वही कह रहे थे वो सीवी लेके जा रहे हैं अमेरिका जी। अब वो कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो मैं सोच रहा था कि इस दौर में जब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सैटेलाइट पर हो गई है, इंटरनेट पे हो गई है, नेट पे हो गई है, वायरलेस पे हो गई है, सीवी भेजने की जरूरत क्या होती है? और फिर बिलावल भुट्टो के सीवी अमेरिका के पास नहीं है। इस पर भी मुझे हैरत हुई कि बिलावल भुट्टो तो, अब जाहिर सी बात है, कैरी लोगर बिल से अगर मैं बोलना शुरू करूं तो आज तक बोलता चला जाऊंगा। जो बाइडेन को निशान पाकिस्तान किसने दिया, किसके बाप ने दिया, वो सब कुछ पता है। तो सीवी वगैरह तो खैर चचोरा बनता ही, लेकिन ये कि इंतखाबी इस्लाहात, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कोई तीसरे दर्जे की बात है कि आप सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात इसलिए करना चाहते हैं कि आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट ले सकें, और आप इंतखाबी इस्लाहात इसलिए करना चाहते हैं कि आप मशीन का कोई टेंडर है उसको पूरा कर सकें। आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आप ऑर्डिनेंस ले आए, आपने बात भी नहीं की, आपने पार्लियामेंट से बात भी नहीं की, और उसमें आपको लगता है कि ये वोटिंग मशीन्स के जरिए कल को कोई नया स्कैम सामने आ जाएगा, जिस तरह ये रिंग रोड का आया है? स्कैम सामने आएगा, बहुत बड़ा स्कैम सामने आएगा, क्योंकि तैयारी के बगैर किया। हिंदुस्तान ने 18 से 20 साल लगाए वोटिंग मशीन की तैयारी पर,
और उसके बग्स निकालने पर। आपको पता है कि टेक्निकल चीज़ों में बग्स होते हैं। मेरे घर के आपके कंप्यूटर में आ जाते होंगे, वहाँ भी आ जाते हैं। हो सकता है कि बल्ले का निशान तीर पर चला जाए और तीर का निशान शेर पर चला जाए। तो ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि मशीन के अंदर अगर खराबी करनी है आपको, तो वो पोलिंग बूथ के अंदर ही होगी, मशीन खोल के वही होगी, वो सिस्टम मौजूद है उसके अंदर। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का मतलब इंतखाबी ये मशीनें हैं या बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। इंतखाबी इस्लाहात एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और हमें करना चाहिए। और लेकिन जो तजवीज़ आई हैं कि वोटर्स की तादाद के बुनियाद पर हल्का बंदी की जाए, ये मैंने कहीं नहीं सुना दुनिया में। मैं गुज़िश्ता दिनों से पढ़ रहा हूँ इस बारे में, ऐसा कौन सा मुल्क है जो वोटर्स की तादाद के बुनियाद पर हल्के बनाता है। मुझे हर जगह मिला, स्विट्ज़रलैंड से लेकर इंडिया तक, कि आबादी की बुनियाद पर हल्के बनते हैं। आप आबादी को बना सकते हैं एक मेयार, कि 4 लाख की आबादी हो, 5 लाख की आबादी हो, 3 लाख की आबादी पर एक MNA हो या एक MP हो, ये बना सकते हैं आप। वोटर्स की तादाद पर नहीं बना सकते आप। इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। इंतखाबी इस्लाहात का मतलब इंतखाबात को शफाफ बनाना है, इंतखाबात का मकसद। लेकिन इस तरह ऊपर सतही लेकिन अंदाज ये से यहाँ नहीं पर होगा। आपको लगता है कि सब मोटिव कुछ और है। आमिर ज़ियाद साहब, आपको भी लगता है कि मोटिव सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात नहीं, बल्कि जो बाहर बैठे हुए वोटर्स हैं उनको शामिल करना है? और फिर ये स्कैम की भी जो बात अभी कर रहे थे नासिर चुताई साहब कि यू नेवर नो कि जब ये वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल अप्रूव अगर बिलफर्ज हो जाता है तो उसके अंदर पता चले कि जी कुछ मखसूस लोगों को नवाजा गया है और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो सामने आएगा। पहली बात तो ये कि देखिए, इंतखाबी इस्लाहात की इस मुल्क को जरूरत है, इस पे तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इंतखाबी इस्लाहात के जो एजेंडा है उसको बहुत ही महदूद कर दिया गया, बड़ा नैरो कर दिया गया है। मशीनी वोटिंग अगर होती है और मतलब है एक खदशा ये कि जी बग्स को रिमूव नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि अब इतनी तैयारी हो कि आप बग्स को रिमूव कर लें, तो मैं ज़ाहिर है कि आई एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट और कंप्यूटर एक्सपर्ट, मुझसे तो घर का कंप्यूटर मुश्किल से चलता है, लेकिन मुझे यकीन इस बात पर है कि जी मशीनें जो हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए और वो बहुत सारी चीज़ें जो मैनुअल हम करते हैं उसके मुकाबले में बेहतर साबित हो सकती हैं। लेकिन ये एक रुख है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि जी लोग कर देंगे या नहीं कर सकेंगे, ये हमें नहीं पता। लेकिन मैं थ्योरी की अगर बात करूं तो कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर हमारे यहाँ जो है कंप्यूटराइज बैलेटिंग हो जाए और हम इस चीज को इंश्योर कर सकें कि जी वो साफ शफाफ और बिल्कुल एक जिस तरह से होनी चाहिए ईमानदाराना, वो हो। हदफ यही होता है उस चीज का। तो अगर ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी बात यानी है। कि आपकी नजर में लेकिन हदफ इस्लाहात गैर की अगर आप बात करें, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तानियों को इस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना नहीं है, ये हदफ आपकी नजर में नहीं है गवर्नमेंट का? मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि एक जो अभी जो इस्लाहात की बात हो रही है, तो उसमें वोटिंग की बात होगी ना कि मशीन वोटिंग होनी चाहिए। दूसरा उसका है कि जी अगर आप जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एक वो दे दें, वोटिंग का हक दे दें, और जिसमें भी मुज़ायका नहीं। हम देखते हैं यहाँ पे अमरीकी हैं, वो लाइन में लगते हैं, जब उनके इंतखाबात होते हैं वो वोट देते हैं, तो अगर आप दे देते तो कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। मतलब है कि जब हमें उनके पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, जिस तरह से वो यहाँ पर हर साल जो है पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए डॉलर, पाउंड, रियाल और पता नहीं कौन कौन सी करेंसी भेजते हैं, तो वो वोट भी डाल सकते हैं, उसका कोई बंदोबस्त हो सकता है, वो भी बात है। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जी हमारे यहाँ इस इस्लाहात को बड़ा महदूद तरीके पे देखा जा रहा है। इसमें जो चीजें होनी चाहिए, मसलन कोई इस पे बात नहीं करता है कि जी हमारे यहाँ जो है जो कैंडिडेट्स का म्यार है, उनका म्यार, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। क्या हर आदमी को जो है, कोई भी आदमी जो है जिसके पास धन दौलत है, वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है? उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। आप घर में ड्राइवर रखते हैं, आप देखते हैं जी उसके पास लाइसेंस हो। आप क्लर्क रखते हैं, आप कहते हैं जी BA की डिग्री हो। स्कूल का टीचर हो, वो BEd हो, या उसके पास कोई डिग्री हो। तो जो लॉ मेकिंग करता है उसके लिए तालीम की क्यों नहीं शर्त हो सकती? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, जो मजदूर किसानों की मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए आप बिल्कुल उसके अंदर आप वो करें, लचक दिखाएं वहां पर, लेकिन फिर वाकई मजदूरों के और किसानों के नुमाइंदे आने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इन इस्लाहात पे कोई भी बात नहीं करता। इस इस्लाहात पे कोई बात नहीं करता कि जी किसी पे अगर करप्शन का केस है तो उसको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए जब तक वो अपना नाम साफ नहीं कर लेता। टैक्स पेयर होना बहुत जरूरी है मेरे नजदीक। हमारे यहाँ लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, बड़ी बड़ी जायदादें हैं, टैक्स पेयर नहीं और असेंबली के मेंबर भी हैं। तो भाई इस किस्म की भी कोई इस्लाहात होनी चाहिए। तो जो मीनिंगफुल इस्लाहात है उस पर हमारी यहाँ बात नहीं हो रही है। उसमें ये इस्लाहात भी होनी चाहिए कि जो कि इलेक्शन ही का कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हो। उसमें ये खानदान के जो, अगर आप हादसा पैदाइश की वजह से चेयरमैन बन गए हैं तो आप जिंदगी भर तायात चेयरमैन रहे।
चले आप रहें चेयरमैन, लेकिन भाई इंतखाबात तो करवाएं, अपनी पार्टी में तो जमहूरियत लेकर आए। तो ये भी होना चाहिए, और ये भी इस्लाहत होनी चाहिए कि चला आप 2 टर्म्स के बाद कोई तीसरा आदमी जो है कम से कम, जिस तरह दुनिया के दीगर जमहूरी ममालिक में होता है, किसी और को जो चेयरमैन पार्टी का वो होना चाहिए, सरबराह होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई इस पर बात करने की जुर्रत नहीं करता। जो हर वक्त जमहूरियत का राग अल्लाहते हैं, उनके मुंह में ताले लग जाते हैं, वो इस पर कोई बात नहीं करते। मोहसिन बेग साहब, जहां तक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के एग्री करने की बात है, आपको लगता है कि कोई एग्रीमेंट होगी एंड देयर इज अ वे फॉरवर्ड, या ये इस पर डेडलॉक ही रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट अपनी बात करती रहेगी, ऑपोजिशन अपना मुतालबा सामने रखती रहेगी, और वो जो उनका मुतालबा होगा वो हुकूमत मुस्तरद करेगी, और हुकूमत जो कह रही होगी वो ऑपोजिशन मुस्तरद करती रहेगी? बेसिकली मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट और हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान कोई ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब ने पहले दिन से रवैया अपोजिशन के बारे में जो रखा है, उससे अब तक तो लगता यही है कि इनके दरमियान कोई ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा। देख लीजिए, आपने कौमी असम्बली में हाल देख लीजिए, असम्बली के जितने भी सेशंस हुए हैं उसमें जो कुछ हुआ, और ये पीडीएम भी असम्बली से बाहर आके इसीलिए बनी कि असम्बली के अंदर के जो हालात गवर्नमेंट ने खुद रखे रवा, और ये भी हमने पहली बार देखा कि गवर्नमेंट खुद लड़ाई के मूड में है और लड़ने के मूड में है। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा चीज़ों को ठंडा करके चलती है, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है, ताकि बिजनेस और इकोनॉमी और उस चीज़ों के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। अब जहाँ तक इस्लाहात की बात है, नेचुरली ये जो वोटिंग मशीन्स हैं, इसके ऊपर तकरीबन 1.25 साल पहले इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी जामिया रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा करवाई हुई है, जिसमें इसके नकाइश भी बता दिए गए हैं, इसके फ़वाइद भी बता दिए गए हैं, और ओवरऑल उन्होंने जो अपना व्यू दिया है वो यही है कि ये एब्सलीट पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये मशीन्स जो हैं वो वर्केबल नहीं है। लेकिन उसको कौमी असम्बली में ना डिबेट में लाया गया, ना किसी ने पढ़ा, और रश करके उसके ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। तो बेसिकली आपको ये भी जो आईनी इस्लाहात हैं ये मेजॉरिटी से चाहिए, और अपोजिशन उसका एक पार्ट है। अगर आप अपोजिशन के बगैर ऑर्डिनेंस लाएंगे तो वो नहीं चलेगा। अब जहाँ तक अपोजिशन की रिजर्वेशन हैं जी, वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, अब आप देखें कि पहले पार्लियामेंट के अंदर बहुत से रुकने पार्लियामेंट जिनके पास ड्यू नेशनलिटी थी, उन्होंने रुकनीत ख़त्म की। अब अगर आप उनको वोट का हक देते हैं तो नेचुरली फिर उस पासपोर्ट वाले को आप इलेक्शन लड़ने का भी हक देंगे। तो ये एक चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। जहां तक अभी चुगताई साहब ने और आमिर ने बात की, ये जमहूरियत जो हमारे यहाँ, ये किसी और चीज का नाम है। ये असल में पार्लिमानी जमहूरियत नहीं है। ये इन लोगों ने कोई मिक्स करके कोई और नई चीज की शक्ल निकाली है, क्योंकि सब लोगों को ये सूट करता है। तो ये जो सिस्टम है और ये जो निज़ाम है, ये डिलीवर नहीं कर रहा और ना करेगा। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, ये आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। और खान साहब को भी अब ये पता चला कि ये नकल मार के ही पास हुआ जा सकता है, तो उन्होंने वो उसका एक हल्का सा एग्जाम्पल डस्का में दिया कि आरओज उठा लो, पोलिंग ऑफिसर्स उठा लिए गए। तो मकसद ये है कि अभी उनको हर सूरत इक्तदार में रहना है नेक्स्ट टर्म के लिए, और उसके लिए वो सारे अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग कोशिश से नहीं कर रहे। जैसे वो कहते थे मैं 22 साल से स्ट्रगल कर रहा था, तो अभी तो आपने 5 साल में 5 साल जब आप गवर्नमेंट कर लेंगे, तो जब आप आवाम के पास जाएंगे तो उनके लिए वहां कोई एजेंडा लेके जाना पड़ेगा ना जी। कंटेनर पे बातें करना, स्पीचेस करना, रियासत मदीना, जैसे अभी चुगताई साहब ने कहा, वो कहते हैं फलान निज़ाम रियासत मदीना भी बना दी, सेंगडीनी एविडेंस की भी बात करते हैं, और इंग्लैंड की बात तो ऐसे करते हैं। अब खुद भी अंदाजा हो गया कि ऐसा इस तरह से दोबारा से वो तमाम तकरीरें करके, कंटेनर और जल से जुलूस करके और वो रियासत मदीना की बातें करके अब अगली हुकूमत दोबारा से नहीं कायम करना मुश्किल हो सकेगा, मुमकिन नहीं होगा। इसके साथ ही जी अभी मौजूद मेहमानों से हमें इजाज़त भी लेनी होगी, सिंस वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। नासिर चौथाई साहब आपका, आमिर जाद साहब आपका और मोहसिन बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत बड़ा हुकूमती स्कैंडल जो कि बच्चों की, ख़ास तौर पे जो बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। गवर्नमेंट को शायद अभी खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितना बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि जिन लोगों को लगाया गया है वो सिर्फ पैसे बना रहे हैं और गेम ऑन हो चुकी है और पैसा लूटा जा रहा है और करप्शन की इंतहा हो रही है। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। जैसे वक्फे पे जाते हुए कहा था कि लौट के आएंगे तो एक अहम इशू पर बात करेंगे और इसमें पता चलेगा आपको कि किस तरह से करप्शन हो रही है, क्या क्या स्कैंडल्स हैं जो सामने आ रहे हैं। भी वक्फे से पहले हमारे मेहमान बात कर रहे थे कि ईवीएम मशीन्स पे कोई मालूम नहीं कि कल को पता चले कि जी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, किसी मनपसंद फर्म को इन मशीन्स का ठेका दे दिया गया है। इसी तरह अब स्टूडेंट्स की, मेडिकल स्टूडेंट्स की तालीम के साथ खेला जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कायम कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को कायम करने का मकसद यही था कि जी तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, बेहतर किया जाएगा, लेकिन स्ट्रीमलाइन करने के बजाय तमाम चीज़ें बिगाड़ का शिकार हैं और करप्शन जो है वो भी शुरू हो चुकी है। मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, ठेके दिए जा रहे हैं, तो न जाने कब हुकूमत इसका नोटिस लेगी और कब यह करप्शन खत्म होगी। और जब हम करप्शन की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नायब सदर अली रजा साहब अपनी मनपसंद फर्म्स को ठेके दे रहे हैं। और ठेके किस तरह से दे रहे हैं? एमडी कैट टेस्ट का आगाज कर दिया गया है। एमडी कैट का टेस्ट पहले नहीं होता था, ये मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये एमडी कैट का आगाज किया गया। एमडी कैट टेस्ट कौन करेगा? इसके लिए कहा गया कि दरख्वास्तें तमाम फर्म्स अपनी जमा करवाएं और 10 मई तक अपनी तमाम फर्म्स दरख्वास्तें जमा करवाएं। आखिर में जिस फर्म को एमडी कैट का ये ठेका दिया गया और उसको इजाजत दी गई कि स्टूडेंट्स को टीका लगाया जाए, अरबों का टीका लगाया जाए, इस फर्म की रजिस्ट्रेशन ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर 21 मई को, जरा तवज्जो कीजिएगा कि 10 मई तक दरख्वास्तें मौसूल करनी थी, लेकिन 21 मई को जाकर यह फर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हुई। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमारे पास मौजूद है। और फिर उसके बाद इस फर्म को यह ठेका दे दिया गया कि आप ये टेस्ट कंडक्ट करें, और इस टेस्ट को कंडक्ट करके तकरीबन 1 अरब 13 करोड़ रुपया जायद रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ और भी कई ऐसे मामलात हैं जो बिगाड़ का शिकार हैं। अब इस फर्म ने भी एडवांस रकम भी मांग ली ताकि ये टेस्ट कंडक्ट कर सके और फिर जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे फिर कटौतियां होती रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जी इनकम टैक्स पर उनको छूट दी जाए। और ये सारा मामला हुकूमत जानती है कि हो रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। यही एमडी कैट का टेस्ट जो है, इससे पहले जो अब 6,000 रुपए में हो रहा है, पहले 1,500 रुपए में था। 1,500 रुपए से पहले 500, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत 500 रुपए में होता रहा है, फिर 1,500 पे गया है। अब स्टूडेंट को 6,000 रुपया देना पड़ेगा और 1,75,000 तालबा और तालिबात मेडिकल एंट्री टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं इस साल में। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये जो ठेका दिया गया है मनपसंद फर्म को अली रजा साहब की तरफ से, जो नायब सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के। और अली रजा साहब के बारे में अगर आपको कुछ मुख्तसरन तफसील बताऊं तो वो वकील हैं। अब आप खुद बताइए कि वकील का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में क्या ताल्लुक है उसका इस पोजीशन के साथ, लेकिन उनको ये पोजीशन दे दी गई है। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की एजुकेशन सफ़र हो रही है, लोग स्टूडेंट्स का वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है। और इससे पहले क्या होता था, तरीक़ेकार के तहत पहले सरकारी कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर मेडिकल के इम्तिहानात होते थे, फिर उसके बाद खुलते थे एडमिशन्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। लेकिन इस दफ़ा सबके इकट्ठे कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बहुत हद तक इफेक्ट हुए हैं। और जब स्टूडेंट्स इस तरह से उनका वक्त ज़ाया होगा। और एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूं कि पहले होता था आप MBBS करते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है, आप जाते हैं, जाके आप किसी भी अस्पताल में पहले हाउस जॉब करते हैं और फिर इस तरह से अपने मामलात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब MBBS करने के बाद आपको एक और टेस्ट देना होगा और उससे आपको फिर अपने आप को ये साबित करना होगा कि आप जाकर प्रैक्टिस करने के अहल हैं। यानी कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक तरह से एक मुश्किल खड़ी कर दी गई है एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे माहौल में कि जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी मजीद मेडिसिन के लिए मेडिकल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स का डिग्री हासिल करके डॉक्टर बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तलब बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। और वहाँ पर ये एक इस तरह का सिस्टम करके लगता यह है कि तासुर दिया जा रहा है कि अब डॉक्टर बन के दिखाओ। इस पर बात करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद रजी मोहम्मद साहब, जिनका ताल्लुक PIMI से है, यानी कि प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, सिंध चैप्टर। रजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जनाब, ये बताइएगा कि ये सारा मामला है क्या? मैं आपसे, चूंकि आपका ताल्लुक एकेडमिक से है, तो मैं आपसे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इससे किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। इस पर स्टूडेंट्स ने एहतजाज भी किया है और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आपने ये मामलात को दुरुस्त ना किया और चीज़ें स्ट्रीमलाइन ना की और इस तरह से सबको लाके तबाही के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया, तो हम अपने कॉलेजेस को बंद कर देंगे और हम सड़कों पे निकल आएंगे। उन्होंने कह दिया, फाइनल उनकी तरफ से फैसला आ चुका है। किस तरह से स्टूडेंट इफेक्ट हो रहा है? शुक्रिया अली मुमताज साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। बहुत जैसा कि आपने बताया कि इसमें
स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं है PMC। ज़्यादा जो फैसले हो रहे हैं वो एकतरफा हो रहे हैं और बाज़ अवहामात की बुनियाद पे हो रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद मेरिट का मतलब ये है कि सख्तियाँ बढ़ाते जाओ, नंबर बढ़ाते जाओ तो मेरिट बेहतर हो जाएगी। दुनिया बहुत आगे कथा निकल कलामी के गई लिए है। माजरत रजी साहब, मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं, आपने भी मेरिट की बात की है कि जी सब इसलिए किया जा रहा है कि जी मेरिट पर हो जाए। जो वकील साहब खुद मेरिट पे नायब सदर नहीं बने तो वो कैसे मेरिट को अप्लाई कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि जो लोग मामले के हैं उनसे बात करें। देखें ना, मैं रॉयल कॉलेजेस के 4 रॉयल कॉलेजेस का एग्जामिनर हूँ। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ यूके के 4 रॉयल कॉलेजेस हैं, उनका मैं एग्जामिनर हूँ। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स का एग्जामिनर हूँ। और अब मुझे पता है कि किस तरह से मेरिट जो है वो बच्चों के एडमिशन के वक्त मेरिट कैसे डिटरमाइन की जाती है, बच्चों के पास होने के बाद कैसे। और हमारे मतलब और भी हमारे बहुत अच्छे साथी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो जिनको कोने में बिठा दिया गया, ना उनसे बात की जा रही है ना उनसे पूछा जा रहा है। तो मसला ये है कि जब आप बगैर बात किए हुए अपने वैसे ही आप प्रिजम्पशंस पर जब आप फैसले करेंगे जी। तो वो ऐसे ही फैसले होंगे। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में तरीका ये है कि एक तो कट ऑफ पॉइंट होता है कि इससे नीचे वाले मेडिकल और डेंटल में अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि इन्होंने रख दिया FSC में 65%। उसके बाद उमूमन एक टेस्ट लिया जाता है जो मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए होता है। यूके में यूकैट के नाम से, अमेरिका में एमकैट के नाम से। उनका वाहिद मकसद ये होता है कि जितनी सीटें हैं टॉप के बच्चों को मेरिट डिटरमाइन करके उसमें ले लिया जाए। ठीक है। लेकिन इन्होंने उसमें भी पास परसेंटेज रख दी। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा देखिए पास परसेंटेज तो एक्ट में आ गई, हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा एक्ट में ये तो ज़रूर आ गया कि पास परसेंटेज होगी, मगर ये तो नहीं है कि कितनी होगी। आप उसको मिनिमम कर दें और उसके ऊपर जितने मेरिट है उससे डिटरमाइन हो जाएगी। अगर 70% पे ख़त्म होती है तो 69 को नहीं मिलेगा दाखिला, लेकिन सीटें तो पूरी भरनी चाहिए। अब हुआ ये अली मुमताज़ साहब कि लास्ट ईयर जो है उन्होंने 60% की, जबकि उससे पिछले साल सिंध के डेंटल कॉलेज में आखिरी सीट गई थी 26.5% में MD कैट पे। अब आप बताइए कि जहाँ पे 26.5 जाए वहाँ से 60 कर दें तो क्या होगा? वही होगा जो मतलब आपका जहन कहता है। जी। यानी 2/3 ऑफ द सीट्स ऑफ सिंध डेंटल कॉलेजेस रिमेन वेकेंट। 452 एडमिशन जो है वो उसकी वजह से नहीं हो सके और 12 डेंटल कॉलेजेस सिंध के जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गए। जी तो हमने बिल्कुल। उनसे रिक्वेस्ट की, हमने कहा इसको रिकंसीडर करें, और मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और इस तरह ऐसे माहौल में जैसे कि मैंने कहा कि हमें मजीद डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इस पेंडेमिक में उस ज़रूरत को महसूस किया गया है। और जहाँ पर हमारे पास मजीद डॉक्टर्स एजुकेट होकर तालीम हासिल करके क्वालिफाई करके आएँ और आके अवाम की खिदमत करें, वहाँ पर वो उनको डॉक्टर बनने से रोका जा रहा है, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और इस तरह के एक सिस्टम बना दिया गया है और कह दिया गया है कि जी अब डॉक्टर बन के दिखाओ। कि जिस तरह हम तो चाहते नहीं है कि डॉक्टर्स हमारे मुल्क में हो, हम चाहते हैं कि जो भी कोई बनता है, वैसे भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स के साथ किया जाता है, जो उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो भी बड़ी परेशानी का शिकार हैं। वो सारे छोड़ छोड़ के जहाँ पर बाहर डॉक्टर्स की इतनी तलब है, वो सारे छोड़कर बाहर जा रहे हैं। हमारे मुल्क में फिर पीछे रह क्या जाएगा? डॉक्टर्स भी बाहर नहीं जा रहे, बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी जो जो मेडिकल में पढ़ना के चाहते हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ किर्गिस्तान में 6 नए मेडिकल कॉलेज बने, आपको पता है, इस साल, जिसमें उन्होंने, और रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीकिंग मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन इस दफ़ा पाकिस्तान छोड़ के चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में गए। एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ज़र मुबादला आए, दूसरी तरफ ह्यूज अमाउंट ऑफ ज़र मुबादला आप ज़ाया कर रहे हैं। और किस लिए ज़ाया कर रहे हैं? सिर्फ एक उस पे के शायद इससे मेरिट बढ़ जाए। दुनिया में साबित हो गया इससे मेरिट नहीं बढ़ती, इससे स्टैंडर्ड नहीं बढ़ते। आप एक तवमात की बुनियाद पे ऐसा फैसला ले रहे हैं जिसके असरात 4-5 साल बाद आएंगे और फिर हाथ मलते रहेंगे, मगर ये टाइम वापस नहीं वापस आएगा। नहीं आएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने रईस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम देखने वालों की मालूमात में इजाफा किया और उनको बताया कि अभी करंटली हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं और इससे पहले
कि एक बहरानी, बल्कि हो सकता है कि अभी ही बहरानी कैफियत है कि जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके दाखिले ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो निज़ाम अब अप्लाई कर दिया गया है वो काबिल कबूल नहीं है और वो अनजस्ट है, अनकॉल्ड फॉर है, ताकि यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स दाखिले लेना चाहते हैं, लेकिन आपने मुश्किल इतना कर दिया है। और फिर आगे से जिस तरह कि मैंने बताया कि सरकारी कॉलेजेस और मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल हैं उसमें ये होता था कि पहले सरकारी के दाखिले खुलते थे, फिर प्राइवेट के होते थे। आपने इस दफ़ा क्या किया कि सबका इकट्ठा कर दिया, और फिर जो आपने परसेंटेज, जैसा कि अभी रजी साहब ने भी फरमाया, जो परसेंटेज रख दी गई है वो ऐसी है कि उससे फिर कैसे कोई क्वालिफाई करेगा और फिर कैसे कोई मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा। और उसके अलावा MD कैट टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए जिन साहब को नायब सदर बनाया गया है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का, वो वकील हैं, और अली रजा साहब ने आगे जिस फर्म को ये ठेका दिया है टिक्का लगाने का, वो उनकी मनपसंद फर्म है। अगर मनपसंद फर्म ना होती तो 10 मई तक दरख्वास्तें आनी थी, वो फर्म ही जाकर 21 मई को रजिस्टर हुई है, तो ये करप्शन नहीं है तो और क्या है। और 1 अरब 13 करोड़ रुपए का ये टीका है, और 1,75,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल में जाकर अप्लाई करना था, और MD कैट के जरिए फिर कमाइयाँ ही कमाइयाँ। रजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज हम इसके ऊपर एक और फॉलोअप प्रोग्राम भी करेंगे। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।